2027 का तीसरा टॉपिक जो अपन लेकर के आ रहे हैं, भारतवर्ष हो चुका है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा हो चुका है और आज का टॉपिक है वेद। वेदों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझना और पढ़ना। चलिए वेद में क्या क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, साथ में इन वेदों से संबंधित कौन कौन सी शाखाएं हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कौन कौन से आ चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन सबको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वेदों को देखते हैं, वेदों से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे नोट्स जो मैंने इनके बना रखे हैं, पूरे वेद और जितने भी ये एमपीपीएससी प्री से संबंधित है, एक एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट फैक्टों पे चर्चा करेंगे। चलिए वेदों में देखो, आप लोगों ने सब लोग ये बात जानते होंगे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं सब लोग। 3 वेद हैं, ठीक है। एक तो है ऋग्वेद, ठीक है, फिर है यजुर्वेद, बहुत थोड़ा टफ भी है और यदि 2-3 बार पढ़ लिया जाए तो इजी भी है, सामवेद, इसके बाद है अथर्ववेद। ये 4 वेद जो है तो आपको पढ़ने हैं। और ये वेद, ये जो जानते हो आप, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन वेदों से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पेपर की दृष्टि से है, ठीक है, उनको अपन को देखना है। तो एक एक वेद एक एक वीडियो के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि दोबारा आपको ये चीजें पढ़नी ना पड़े। तो आप पेन कॉपी लेकर के बढ़िया नोट्स बनाते जाइए और एक एक करके वेद बहुत अच्छे से समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली बेसिस पर एक एक टॉपिक पे चर्चा चल रही है। सबसे पहले ऋग्वेद की ही चर्चा करेंगे। वेदों में ऋग्वेद, देखो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सब लोग 4-6 चीजें जानते ही होंगे, ठीक है। इसके सीधा सीधा अच्छे फैक्टों पे चलते हैं। देखो ऋग्वेद में मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं। अच्छा एक बात दिमाग में सब लोग जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2027 के लिए, तो वो चीजें उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। वेद मतलब एक पुस्तक, ठीक है। अब आप बुक से ही समझिएगा तो बहुत आसानी से लास्ट तक आपको समझ में चीजें आती जाएंगी। अच्छा कोई भी आप किताब खरीदते हो मार्केट में, तो उसमें क्या होते हैं, वो अध्यायों में बटी रहती है, फिर उसके बाद वो सब टॉपिक रहते हैं, फिर बुलेट पॉइंट रहते हैं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें अलग अलग रहती हैं। उसी तरीके से वेदों में है, बस नाम अलग अलग है। तो मान लो ये एक बड़ी किताब है जो ये ऋग्वेद की है, इसके अंतर्गत क्या होंगे, इसके अंतर्गत जिसको अपन अध्याय भी होंगे, पाठ भी होंगे, मंत्र भी होंगे, क्योंकि मंत्रों के थ्रू संस्कृत में लिखे गए थे तो पूरे मंत्र होंगे। तो ऐसे होंगे तो उनको जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनको अपन को पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद में क्या है, पाठ है। पाठ मतलब अध्याय। मान लो 3 पाठ हैं, 1, 2 और 3। पूरी किताब आप देखोगे उसको बांटोगे 3 हिस्सों में, तो 3 हिस्से बटेगी ऋग्वेद। 3 पाठ है उसमें, उन 3 पाठों के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग नाम याद रखने हैं, वो पेपर में पूछे गए हैं। देखो ऋग्वेद के 3 पाठ कौन कौन से हैं। पहला पाठ है साकल, 2-3 बार नाम याद करोगे याद हो जाएंगे आराम से। दूसरा पाठ का नाम है वालखिल, वालखिल, ठीक है। और तीसरे पाठ का नाम है वायकल, वायकल। अब देखिए नोट्स से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि गलती होने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाए, ठीक है। बिना देखे आपको जितना याद है उतना बताओगे तो बहुत हद तक संभावना रहती है कि मानो एरर, जो ह्यूमन एरर होती है, हो सकता है गलत, और एक बार गलत वीडियो बन गया वो आपके दिमाग में छप जाएगा। इसीलिए मैं ये बुक लेके रखता हूं ताकि कोई भी गलती होने की संभावना ना रहे। 3 पाठ कौन कौन से, एक तो साकल, वालखिल और वायकल। मतलब ये नाम है आपको ऐसे, बट ये एक बुक है, उस बुक के अंतर्गत 3 पार्ट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है और तीनों हिस्सों के अलग अलग नाम हैं जो याद रखने हैं। क्या क्या नाम है, साकल, वालखिल और वायकल। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऋग्वेद का इनमें से कौन सा पाठ है, ठीक है। एक ऋग्वेद का पाठ रहेगा, मान लो एक ऑप्शन में वालखिल रहेगा, और बकाया आपके जो है तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद किसी और के पाठ हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है ऋग्वेद के 3 पाठ हैं, साकल, वालखिल और वायकल। 3 पाठ हो गए ऋग्वेद के। बात यहां तक समझ में आ गई। अब एक एक बात को बहुत अच्छे मतलब चर्चा करेंगे। देखिए साकल में मंत्र होंगे। अब मैंने आपको बताया कि एक ये बड़ी बुक है, इस बुक के 3 हिस्से छोटे छोटे हो गए, साकल, वालखिल और वायकल, ये 3 हिस्से हो गए। अब इसके अंतर्गत क्या होंगे, मंत्र, क्योंकि पूरा ऋग्वेद मंत्रों से भरा हुआ है, ठीक है। मंत्र कितने हैं उनकी केवल संख्या देख लेते हैं। साकल में मंत्र हैं 1017, कितने सूक्त जिनको बोलते हैं 1017 सूक्त आते हैं आपके साकल में। वालखिल में है 11 सूक्त,
11 सूक्त है वालखिल में, और वायकल में है आपके 56 सूक्त। तो 1017 कहाँ है? साकल में। वालखिल में कितने हैं? 11, और वायकल में कितने हैं? 56। तो ये आप मोटा मोटा याद कर सकते हो। यदि आपको याद करना है, बकाया आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है, इसके 3 पार्ट और तीनों पार्ट के नाम। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं ऋग्वेद में? 3 पार्ट जो है वो आपके साकल, वालखिल और वायकल, ये 3 पार्ट जो है तो ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, चलिए। और ऋग्वेद पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना ऋग्वेद का। यदि क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि यदि वहां से क्वेश्चन ऋग्वेद का उठाया तो वो अपने नोट से होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए 3 पार्ट। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया? 3 पार्ट पढ़ लिए। अब शाखाएं ऋग्वेद की होंगी, तो शाखाएं कितनी हैं? 5 शाखाएं हैं। अब बात यही कंफ्यूजन, अब यहां से आपका दिमाग थोड़ा सा परेशान होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, बड़े बड़े यदि हिस्से देखे जाए तो 3 बड़े बड़े हिस्से हो गए थे, साकल, वालखिल, वायकल। 5 शाखाएं। ठीक है, दिमाग में एक किताब रखिए, मान लो लक्ष्मीकांत की किताब है, उसके भाग है ये, बस केवल नाम याद रखने हैं, बार बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। 5 शाखाएं कौन कौन सी हैं? अब देखना, 5 शाखाएं एक जैसे नाम आएंगे। इसमें से पहली है साकल, दूसरी शाखा है आपकी वायकल, तीसरी शाखा है आपकी अश्वलायन, चौथी शाखा है आपकी सांखायन, और 5वीं शाखा है आपकी मानद्वीप। ये 5 शाखाएं हैं जो किसकी हैं? ऋग्वेद की हैं। 5 की 5 शाखाएं। ठीक है, लिख लीजिए इनको। चलिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखो, साकल, वायकिल, अश्वलायन, सांखायन, मानद्वीप, ये 5 शाखाएं। अब आपको यही कंफ्यूजन होगा कि सर आपने अभी 3 पाठ बताए, उसमें भी ये 2 नाम तो थे ही, अब आप ये शाखाओं में ये 2 नाम, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, 3 पाठ आपको वो अलग से याद रखने हैं, मोटी मोटी किताबें। ठीक है, 3 हिस्से ऋग्वेद के कर दो, साकल, वालखिल और वायकल। 3 पाठ आपने कर लिए, साकल, वालखिल, वायकल 3 पाठ हो गए थे। 5 शाखाओं में ये 2 जो पाठ थे वही है, साकल है और वायकल है। 3 एक्स्ट्रा याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं 3 एक्स्ट्रा? एक तो अश्वलायन याद रखना है, दूसरा सांखायन याद रखना है, और तीसरा मानद्वीप। साकल, वायकल, अश्वलायन, सांखायन, मानद्वीप, 5 क्या हो गई? शाखाएं। तो सीधी सीधी बात है, ऋग्वेद के 3 पाठ, 5 शाखाएं। 3 पाठ आप सब लोगों को पता होगा कौन कौन से हैं? साकल, वालखिल, वायकल। ठीक है, और 5 शाखाएं कौन कौन सी? तो साकल, वायकल 2 तो है ही है, 3 एक्स्ट्रा याद रख रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? एक अश्वलायन और एक सांखायन, और तीसरा मानद्वीप। तो ये हो गई आपकी कौन? 5 शाखाएं ऋग्वेद की हो गई। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब जो इसके आगे आने वाला है वो है सबसे टफ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे आएंगे आपके ऋग्वेद के वो जो पूरे ऋषियों के नाम है, किसने कौन सा मंडल लिखा, 10 मंडल है, और 10 मंडल के ऋषियों के नाम अब याद करने हैं। क्योंकि वहां से यदि एक मंडल का भी ऋषि का नाम पूछेगा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चला जाएगा, जो पता है कि यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 10 मंडल और 10 ऋषियों के नाम बिल्कुल याद करने हैं। 4-6 बार अच्छे से पढ़ेंगे, याद भी हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन टफ जरूर है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। पेशेंस की जरूरत है और लास्ट तक देखने की जरूरत है। अब पूरे के पूरे 10 मंडल चलिए देखते हैं, केवल ऋग्वेद का इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने उठाए हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले प्रथम मंडल के ऋषि का नाम क्या है? मधु, नाम भी बढ़िया है, मधुछंदा। बस एक नाम याद रखना है शुरुआत में, मधुछंदा। अब आप कहोगे सर 3 पाठ, 5 शाखाएं, 10 मंडल, एक किताब के ये सब भाग चल रहे हैं, मैंने शुरुआत में बता दिया, तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को कि ये क्या क्या है। ठीक है, अब आपको केवल जो एक पहला मंडल था पूरा उस किताब का, मान लो ऋग्वेद का, उसको, उस मंडल को लिखा किसने? तो मधुछंदा और दीर्घितमा 2 ऋषि थे जिन्होंने इसकी
रचना की है। तो प्रथम मंडल आप एक ही नाम याद रखिएगा, मधुछंदा है। ठीक है। दूसरा मंडल जो है वो है गृहत समत, गृहत समत, दूसरे मंडल के ऋषि हैं गृहत समत। अच्छा, एक आप बात यहां याद रखिएगा, जो प्रथम मंडल है, थोड़ा यहां कंफ्यूजन है, नाम प्रथम मंडल है लेकिन जोड़ा सबसे लास्ट में गया। क्या याद रखना है, नाम प्रथम मंडल बट जोड़ा सबसे लास्ट में गया। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वह कौन सा मंडल है जब सबसे अंत में जोड़ा गया। प्रथम मंडल, दसवां मंडल, 11वां, 8वां मंडल, 7वां मंडल। तो आप लोगों को पहला प्यार पहले जोड़ा गया होगा, लेकिन नहीं, ऋग्वेद में क्या जो प्रथम मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि इन 10 के 10 मंडल में सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो वही है आपका दूसरा मंडल, सबसे छोटा मंडल है जिसकी रचना गृहत समद ने की थी। तो बात यहां तक समझ में आ गई, दोनों मंडल क्लियर हो गए। ठीक है, कौन कौन से, एक तो प्रथम मंडल की रचना मधुछंदा और दूसरे मंडल की रचना किसने की, गृहत समद। अब आया थर्ड नंबर, वेरी मोस्ट मंडल है। ठीक है, जिसकी थर्ड मंडल की रचना करते हैं अपने विश्वामित्र जी। कौन करते हैं, विश्वामित्र जी थर्ड मंडल की रचना करते हैं। और जैसे विश्वामित्र जी का नाम आए वैसे ही आपको एक मंत्र याद आता होगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्मिन्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या है ये मंत्र, ये मंत्र आपको याद होगा। ये मंत्र जो लिखने वाले हैं वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा है और लिखा है विश्वामित्र जी ने, जो गायत्री मंत्र है, जो किसने लिखा है, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, विश्वामित्र जी ने की है। और ये गायत्री मंत्र जब आप ऋग्वेद खोलोगे, ऋग्वेद के तीसरे मंडल पे जाओगे, वहां आपको ये गायत्री मंत्र लिखा मिल जाएगा और वो रचना करते हैं अपने, करने वाले हैं विश्वामित्र जी। तो बात क्लियर हो गई, तीसरा मंडल कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए चौथा मंडल देखते हैं। चौथा मंडल जो है वो, चौथा मंडल की रचना की है वामदेव ने। केवल नाम याद रखना है कि चौथे मंडल की रचना किसने की, वामदेव ने की है चौथे मंडल की रचना। ठीक है, पांचवें मंडल की रचना करते हैं आपके अत्रि भगवान, जो है अत्रि ऋषि हैं। ठीक है, वो पांचवें मंडल के रचनाकार हैं। देखो सप्त ऋषियों का नाम सुना होगा जिन्होंने ये सब हमको दिया और लिखा। सप्त ऋषि आपको देखने हैं तो आप उज्जैन महाकाल लोग जा सकते हैं, वहां पर सप्त ऋषियों की पूरी जो है तो प्रतिमा बनाई गई है। तो पांचवें मंडल की रचना कौन करते हैं, अपने अत्रि ऋषि जी करते हैं। उसके बाद आता है छठवां मंडल। ठीक है, छठवें मंडल की रचना करते हैं भारद्वाज ऋषि जी, जो है तो छठवें मंडल की रचना भारद्वाज ऋषि जी करते हैं। बात समझ में आ गई। पहला मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया गृहत समद, दूसरा मंडल जो है तो सबसे छोटा है, तीसरा मंडल विश्वामित्र जी ने लिखा गायत्री मंत्र की रचना, चौथा मंडल वामदेव ने रचना की, पांचवें मंडल की रचना अत्रि भगवान ने की, छठवें मंडल की रचना भारद्वाज जी ने की। ठीक है, सातवें मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां देखिएगा सातवां मंडल भी इंपॉर्टेंट है। सातवें मंडल की रचना करने वाले हैं आपके वशिष्ठ। आपने ये नाम बहुत सुना होगा, गोत्रों पे नाम चलते हैं, गोत्र चलते हैं कि वशिष्ठ गोत्र किसका है, कौन सा गोत्र किसका है। गोत्र के भी जो है तो यही है, आप वही ऋषि हैं वशिष्ठ ऋषि, जो सातवें मंडल की जिन्होंने रचना की है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो जब आप ये पढ़ते हो कि अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो अश्वमेध यज्ञ की जो धारणा है वो इन्हीं ने दी थी, वशिष्ठ जी ने। और अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के सातवें मंडल में किया गया है। किसका, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन कहाँ किया गया है, सातवें मंडल में किया गया है। और वशिष्ठ ऋषि ने सातवें मंडल की रचना की है। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की है और विश्वामित्र जी जनक हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल के। बात समझ में आ गई। अगला देखें, चलिए आठवां मंडल देखते हैं। आठवां मंडल की रचना करने वाले ऋषि हैं कन्नौ ऋषि। कन्नौ ऋषि ने आठवें मंडल की रचना की है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, नौवां मंडल जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पौमान ऋषि। पौमान अंगिरा करके नाम है, तो पौमान ऋषि याद रखिएगा जिन्होंने नौवें मंडल की रचना की है। पौमान अंगिरा करके इनका नाम है, इन्होंने क्या किया है, नौवें मंडल की रचना की है। ठीक है, और नौवां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो सोम देवता है उनका वर्णन नौवें मंडल में किया गया है। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद के नौवें मंडल की रचना पौमान अंगिरा ऋषि ने की है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है 10वां मंडल। 10वां मंडल की जो रचना है वो करने वाले हैं, देखो 10वें मंडल में एक नाम आता है क्षुद्र सूक्ति।
ये नाम याद रखिएगा, क्षुद्र सूक्ति है, ठीक है, 10वें मंडल में। इसमें 10वां मंडल जो है तो पूरे के पूरे मंडलों में सबसे बड़ा मंडल है, 10वां मंडल है, सबसे बड़ा मंडल है। ये बात है। सबसे छोटा कौन सा था? दूसरे नंबर का था, जिसकी रचना बृहत्समत जी ने की थी। सबसे बड़ा मंडल की यदि कोई बात करें तो वो 10वां मंडल है, जो सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। शूद्र शब्द का उल्लेख, शूद्र शब्द का जो उल्लेख है वो 10वें मंडल में ही किया गया है। दूसरा पुरुष सूक्त, ठीक है, पुरुष सूक्त का वर्णन भी किस मंडल में है? पुरुष सूक्त का वर्णन भी 10वें मंडल में ही किया गया है, ठीक है। और चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का मंडल, 4 चतुर्वर्ण, ठीक है, 4 वर्णों का जो वर्णन है वो भी 10वें मंडल पे ही किया गया है। तो आपके पूरे के पूरे मंडल ये यहाँ पर आपके सामने हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद की और जो बहुत सारी चीजें हैं वो आप किताबों से पढ़िए, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके होंगे। जो टफ चीजें हैं जिनको याद करना, जिनको बार बार वीडियो में देख करके याद किया जा सकता है, वो आपके सामने था। कल का टॉपिक रहेगा वेद में ही यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद तीनों कलेक्ट करके। ऋग्वेद थोड़ा बड़ा था इसलिए छोटा सा आपके सामने वीडियो आया। यदि वीडियो अच्छा लगे और आप एमपीपीएससी एस्पिरेंट है, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।